Good morning everyone. So in today's class I am discussing the question I have given you as homework. So here the first question is, of the 64 codons in a genetic code, how many code for the 20 amino acid? So यहाँ पर हमने बात की थी आपके सेल्स के अंदर 64 कोडोन होते हैं बच्चा, तो 64 कोडोन होते हैं एंड आउट ऑफ दीज 64 कोडोन 3 आपके कोडोन स्टॉप कोडोन या फिर इन्हीं को हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं एज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. ओके, एंड रेस्ट 61 जो होते हैं दे आर योर कोडिंग कोडोन, क्योंकि ये आपका अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस 64 आपके कोडोन्स में कितने आपके जो है 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे. सो द राइट ऑप्शन हियर इज आउट ऑफ 64 61 जो है वो आपके अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीएनए स्ट्रैंड हैज बेस पेयर ATG TCT. यहाँ पर एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि आपका ये है एंड आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है किसका, mRNA का. तो mRNA में सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि एडेनिन के साथ आप बाइंडिंग थायमिन की नहीं बल्कि यूरेसिल की कराते हैं. तो यहाँ पर आपका कोडोन क्या बनेगा, UAC. तो आप देख लीजिए UAC वाले आपके दो हैं, तो ये दोनों तो हम कट कर देते हैं. नेक्स्ट आपका TCT की जगह आपका बनेगा AGA. तो यहाँ पर AGA, UAC एंड AGA, सो दोनों ही ऑप्शन बुक में करेक्ट दिए हुए हैं. तो आपका यहाँ पर A एंड D दोनों ही आंसर करेक्ट है. Now moving to the next question. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ सेल ऑफ S strain of Diplococcus pneumonia. आपका सेल है S strain of Diplococcus pneumonia का दैट ग्रिफ्ट वर्क विद, जिसमें आपका ग्रिफ्ट ने वर्क किया था. तो बच्चे ग्रिफ्ट ने निमोनिया स्ट्रेन पर वर्क किया था. अब वो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकती है एज गिवन इन योर NCERT, और वो आपकी डिप्लोकोकस भी हो सकती है. तो दोनों ही स्ट्रेन आपका निमोनिया कॉज करती है. सो यहाँ पर इस स्ट्रेन के बारे में आपके यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको बताना है दैट वेदर दीज पॉइंट्स आर राइट और नॉट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि एस स्ट्रेन जो है नॉन कैप्सुलेटेड है. एस स्ट्रेन आपका नॉन कैप्सुलेटेड है. सो बिल्कुल गलत. एस स्ट्रेन का नाम स्मूथ होता है क्योंकि इसके अराउंड एक पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल प्रेजेंट होती है. तो ये ऑप्शन गलत. इट इज़ नॉन वायरुलेंट, अगेन रॉन्ग. एस स्ट्रेन आपकी वायरुलेंट है जो कि डेथ कॉज कर सकती है. फॉर्म रफ कॉलोनीज, अगेन रॉन्ग. एस स्ट्रेन का नाम है क्योंकि ये क्या बनाती है, ये स्मूथ कॉलोनीज बनाती है. ओके, सो इट इज फॉर्मिंग स्मूथ कॉलोनीज. शो ऑल दीज ट्रेट. तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ट्रेट आपका एस स्ट्रेन शो ही नहीं कर रही है. एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में एस स्ट्रेन की जगह आपका क्या होना चाहिए था, आर स्ट्रेन. अगर ये आर स्ट्रेन होता तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हैं, आर स्ट्रेन से रिलेट करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाता. बट यहाँ पर क्योंकि एस स्ट्रेन पूछा है तो यहाँ पर कोई भी आपका आंसर जो है मैच नहीं करता है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन विल बी कॉज बाय एडिशन एंड डिलीशन ऑफ सिंगल बेस इन अ डीएनए सेगमेंट. कि आपका यहाँ पर डीएनए सेगमेंट में अगर सिंगल बेस का एडिशन या डिलीशन किया जाए तो किस तरह का म्यूटेशन है. तो बच्चा आप अज्यूम करिए ये कोई आपका डीएनए स्ट्रैंड है जहाँ पर मैंने ये आपके 9 नाइट्रोजनस बेस बनाए जो 3 का कोडोन बना रहे हैं, यानी 3 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 4th पोजीशन पर एक और ऐड कर दिया. तो यहाँ पर अब देखो ये 3 और फिर यहाँ पर कोडोन चेंज हुआ ना, तो ये आपका कोडोन चेंज कर रहा है. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर से कोई आपका नाइट्रोजनस बेस हटा दूँ तो यहाँ पर आगे के सारे कोडोन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपका एडिशन और डिलीशन पूरे फ्रेम में क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, आगे का पूरा फ्रेम चेंज कर रहा है. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है. अब यहाँ पर बाकी ऑप्शंस हम करेक्ट कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है. तो बच्चे साइलेंट म्यूटेशन होता है एक ऐसी म्यूटेशन जहाँ पर आपका क्या हो,
ये अमाइनो एसिड था कोई, यहाँ पर म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन के बाद भी आपका सेम अमाइनो एसिड बन रहा है, तो यहाँ पर म्यूटेशन के बाद भी अगर सेम अमाइनो एसिड बने तो वो आपकी कहलाती है साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट आपके नॉनसेंस म्यूटेशन है, ये अमाइनो एसिड था, यहाँ पर म्यूटेशन हुई और म्यूटेशन होने से आपका कोई स्टॉप कोडोन जनरेट हो गया, लाइक UAG, UGA या UAA, तो वो म्यूटेशन आपकी नॉनसेंस कहलाएगी। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन जहाँ पर आपका ये अमाइनो एसिड 1 था और म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर जेन्युइन आपका अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और ये तीनों ही म्यूटेशन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा आपका किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। तो बच्चा UAUG आपका कोड करता है किसके लिए, मीथियोनिन के लिए। UUU आपका करता है किसके लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए। UAC आप एक बार चेक करिएगा, इट इज़ मे बी कोडिंग फॉर आइसोल्यूसिन। और UAG आपका जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉप कोडोन, तो ये आपका UAG किसी भी आपके कोडोन के लिए कोड नहीं करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, कि आपका इन सभी में से किस प्रोसेस में आपका एनर्जी ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर हमने बात की थी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के टाइम पर, तो आपको यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होता है। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, यहाँ पर आपका क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपका ऐड किया जाता है और उसे आपका यहाँ पर एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस स्टेप पर आपको एनर्जी नहीं चाहिए। देन अमाइनो असाइल tRNA सिंथेसिस, ये आपका स्टेप है जहाँ पर आपने एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को किससे बाइंड करवाया, tRNA से बाइंड कराया है। तो यहाँ पर इस अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज में भी आपका एक्टिवेशन ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो ATP की रिक्वायरमेंट आपके C स्टेप यानी कि अमाइनो एसिड एक्टिवेशन के टाइम पर नहीं है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कराया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक कोड इज डीजनरेट बिकॉज, जेनेटिक कोड आपके डीजनरेट है क्योंकि, ये हमने सुबह ही डिस्कशन किया था बच्चा कि यहाँ पर डीजनरेट हम कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपका एक अमाइनो एसिड जो है उसके लिए आपके एक से ज़्यादा कोडोन पॉसिबल है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है कि एक अमाइनो एसिड आपका एक से ज़्यादा कोडोन से कोड किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर ए आपका राइट है। बी ऑप्शन देखिए, वन कोडोन कोड फॉर मोर देन वन अमाइनो एसिड, मोर देन वन कोडोन, ठीक है, एक कोडोन कोड कर सकता है मोर देन वन अमाइनो एसिड, एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए। फर्स्ट ऑप्शन एक और बार रीड कर लेते हैं, वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सेम हैं। ओके, तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सेम है कि एक कोडोन कोड कर सकता है एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए। ओके, नो, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, और सेकंड ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक कोडोन आपका एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है क्योंकि हम कहते हैं कोडोन आपके स्पेसिफिक होते, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन, and the question is which of the following is formed as a result of transcription। तो ट्रांसक्रिप्शन से आपका क्या बनता है। सो बच्चा यहाँ सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा में आपका डीएनए से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए या फिर सिंपली आप आरएनए कह सकते हो। तो यहाँ पर हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ओके, एंड आपका फिर आपका होता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से आपका क्या बनता है यहाँ पर
प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पर आपका आएगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका क्या बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से आपका आरएनए फॉर्म हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन योर 8th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन, द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज, आपका एंजाइम जो कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में आपका इन्वॉल्व होता है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड बनाने में। तो डीएनए पॉलीमरेज तो देखो आपका डीएनए फॉर्म करेगा, पेप्टाइडेज है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन को तोड़ेगा। देन पेप्टाइड ट्रांसफरेज है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का ट्रांसफर कराता है, यानी अमाइनो एसिड आपका जो है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। देन आपका यहाँ पर नेक्स्ट है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो अमाइनो एसाइल सिंथेटेज जो है ये तो आपका क्या करेगा, एंजाइम एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को टीआरएनए से बाइंड करवाने में हेल्प करेगा। तो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। सो 9th में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अमाइनो एसिड बाइंड टू टीआरएनए एट द, आपका ये टीआरएनए है, इस टीआरएनए पर आपका जो अमाइनो एसिड है वो किस पोजीशन पर बाइंड होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बाइंड होगा 3' एंड पर। सो द राइट ऑप्शन इज योर 3' एंड। देन इन अ गिवन डीएनए ए पेयर विद टी एंड जी पेयर विद सी। ठीक है, तो ये आपका बताने वाले कि डीएनए में ए जो है बेस पेयर रूल देने वाले, तो बेस पेयर रूल और 4F रूल जो है आपका देने वाले। यहाँ पर बेस पेयर रूल बच्चा आपका वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, 4F ने तो आपका क्या कहा था कि प्यूरिन का कंसंट्रेशन पायरिमिडीन के इक्विवेलेंट होता है, और यहाँ पर बाइंडिंग होगी बेस पेयर की, ये देने वाले आपके क्रिक थे। टॉटम एंड बीडल ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था, और मेसेल्सन एंड स्टेल ने डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है उसको प्रूव किया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन बेस पेयर देने वाले वॉटसन एंड क्रिक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल अनीमिया is caused due to change in glutamic acid at the 6th position of beta chain 2। तो यहाँ पर बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह क्या आता है, ग्लूटामिक की जगह बच्चा वेलाइन आता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द 13th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनमें से कौन सी प्रोसेस में डीएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए बनता है डीएनए से डायरेक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका डीएनए, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी डीएनए इन्वॉल्व है। रेप्लिकेशन में अगेन डीएनए से डीएनए फॉर्म करना इज रेप्लिकेशन। ट्रांसलेशन बच्चा प्रोटीन फॉर्मेशन है, और प्रोटीन फॉर्मेशन डायरेक्ट डीएनए से नहीं, पहले हमें डीएनए से क्या बनाना पड़ा है, आरएनए बनाना पड़ा है, फिर आपका प्रोटीन फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन किससे हो रही है, डीएनए से डायरेक्ट नहीं हो रही, डीएनए से आरएनए बन रहा है, देन आपका प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। इफ 10 molecules of DNA all contains heavy nitrogen isotope replicate twice in a medium containing nitrogen 14। देखो यहाँ पर कहा है कि आपके 10 molecules है डीएनए के, ठीक है, 10 molecules है डीएनए के, और यहाँ पर आपके ये जो डीएनए है इसे आपने, ये 10 molecules के अंदर आपका नाइट्रोजन 15 है, ठीक है, नाइट्रोजन 15 है, इसे आपने 2 बार रेप्लिकेट कराया। तो बच्चे जब आप 10 को रेप्लिकेट कराएंगे तो आपके पास बनेंगे 20, और 20 को रेप्लिकेट कराएंगे तो यहाँ बनेंगे 40। तो आपको ये तो पता है टोटल रिजल्ट आपका क्या होगा, 40 डीएनए बनने चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते क्या पूछा है। इन्होंने कहा how many molecules of DNA synthesized will have nitrogen 14 in both their strand। तो यहाँ पर आपके जो 40 molecules बनेंगे, इनमें से कितने DNA जो हैं
उसमें आपका प्योरली नाइट्रोजन 14 होगा, ठीक है। या तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, या तो आप 10 मॉलिक्यूल डीएनए के इस तरह से ड्रॉ करो, फिर इन सब पर लिखो कि ये दोनों आपके नाइट्रोजन 15 के हैं, फिर मैंने इसे नाइट्रोजन 14 में डाला तो इन दोनों मॉलिक्यूल को आप अलग करो, ये दोनों आपके नाइट्रोजन 15 के हैं, और फिर नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो नाइट्रोजन 14 का बना। इस तरह आप इनके लिए सबके लिए ड्रॉ करो, या तो आप ऐसे करो, या फिर हम शॉर्टकट ले लेते हैं, हम एक मॉलिक्यूल का देख लेते हैं और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक डीएनए मॉलिक्यूल, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल था दिस वन, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड आपके क्या थे, नाइट्रोजन 15 के, दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 के। जब ये फर्स्ट आपका रेप्लिकेट हुआ तो ये इससे 2 स्ट्रैंड से पहले रेप्लिकेशन में यहाँ पर ये नए स्ट्रैंड बने, और ये आपके नाइट्रोजन 15 और 14 का हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड ही तो बना है। ये आपका 15 वाला था पहला, और अब जो मीडियम में है वो आपने क्या डाला है, मीडियम के अंदर आपने यहाँ पर नाइट्रोजन 14 डाला है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि इसको आपको एक और बार रेप्लिकेट कराना है, यानी कि इन दोनों स्ट्रैंड को, अब मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ कि ये मेरे पास स्ट्रैंड है, ये नाइट्रोजन 14 और 15 के हाइब्रिड, और मैंने इन्हें रेप्लिकेट कराना है। तो रेप्लिकेट कराना है तो पहले पेरेंट स्ट्रैंड को अलग कर देती हूँ। तो इसको आपने अलग किया दोनों को, तो ये नाइट्रोजन 15 और ये नाइट्रोजन 14, इन दोनों को अलग किया, नाइट्रोजन 15 का और ये नाइट्रोजन 14। अब यहाँ पर जब रेप्लिकेट किया तो इसे मीडियम दिया गया नाइट्रोजन 14, तो यहाँ पर इस पर भी 14 का बना, इस पर भी 14, इस पर भी 14 और इस पर भी 14। तो आप देखेंगे कि दो आपके रेप्लिकेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद आपका यहाँ पर क्या है, 50% तो आपके हाइब्रिड है, ये दोनों हाइब्रिड है, ठीक है, और 50% ये दोनों आपके प्योर नाइट्रोजन 14 के हैं। तो यहाँ पर बचा एक डीएनए मॉलिक्यूल जब आपने रेप्लिकेट कराया 2 जनरेशन तक, फर्स्ट और 2 जनरेशन तक, तो आपको यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल मिले जिसमें 50% आपके क्या थे, हाइब्रिड, और 50% आपके क्या थे, नाइट्रोजन 14। जब आपको एक मॉलिक्यूल के लिए पता है तो आप 10 मॉलिक्यूल के लिए नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 10 मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल से बने थे आपके 4, तो 10 मॉलिक्यूल के लिए कितने बन गए, इंटू 10 यानी कि 40 बन गए। अब इस 4 में 2 आपके हाइब्रिड थे, तो इसमें भी 50% यानी कि 20 हाइब्रिड होंगे और 20 आपके क्या होंगे, प्योरली नाइट्रोजन 14 के होंगे, ठीक है। आपको जैसा इजी लगे आप सारे ड्रॉ कर सकते हो, या सिंपल सा छोटा सा कॉमन सेंस है, आप एक मॉलिक्यूल को लेकर उसे मल्टीप्लाई 10 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इन्होंने पूछा नाइट्रोजन 14 के कितने बनेंगे, तो 20 स्ट्रैंड आपके नाइट्रोजन 14 के बनेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू शो 1 जीन 1 एंजाइम रिलेशनशिप। तो बच्चा ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो करने वाले थे टॉटम एंड बीडल, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, एक जीन एक ही एंजाइम के लिए कोड करता है, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था न्यूरोस्पोरा में, ठीक है। सो यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के अंदर ये आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, विच इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। न्यूरोस्पोरा आपका क्या है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। 11th में आपने पढ़ा है न्यूरोस्पोरा क्रासा को। सो यहाँ पर आपका न्यूरोस्पोरा जो है वो राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन mRNA विथ 36 नाइट्रोजनस बेस वुड कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड विद हाउ मेनी अमाइनो एसिड। इन्होंने कहा कि एक mRNA में आपके 36 नाइट्रोजनस बेस है, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कितने कोडोन बनेंगे। 36 आपके पास N2 बेस है, आपको ये पता है कि एक अमाइनो एसिड आपका बनता है एक कोडोन से, है ना, और एक आपका कोडोन बनता है 3 नाइट्रोजनस बेसिस से।
तो यहाँ पर आपके 36 नाइट्रोजनस बेसिस से कितने बनेंगे भाई? अगर आपका एक कोडोन 3 से बन रहा है, आपको 36 नाइट्रोजनस बेसिस दिए हैं, तो आप इसे डिवाइड कर दो 3 से, तो यानी कि यहाँ पर आपके कितने बनेंगे? 12 कोडोन बनेंगे। और 12 कोडोन बनेंगे तो जितने कोडोन बनेंगे उतने ही यहाँ पर अमाइनो एसिड होंगे, तो यहाँ पर 12 कोडोन आपके 12 अमाइनो एसिड फॉर्म करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। Now moving to the next question, one gene one enzyme hypothesis was proposed by, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किससे प्रपोज किया? तो बच्चे अभी हमने बात की, ये देने वाले आपके थे टॉटम एंड बीडल, जिन्होंने न्यूरोस्पोरा पर वर्क किया था। Now question number 18, experimental material used for study of semi conservative replication। आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करने के लिए यहाँ पर किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया गया था? तो यहाँ पर आपके एस्चेरिया कोलाई, एस्चेरिया कोलाई इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जिसे यूज़ किया गया था, तो एस्चेरिया कोलाई को यूज़ किया गया था। ओके, देन आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो न्यूरोस्पोरा और ड्रोसोफिला दोनों ही आपका जो है जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं। ड्रोसोफिला आपके इंसेक्ट्स में जो हम करते हैं, और न्यूरोस्पोरा क्रासा आपका फंगस में करते हैं। ठीक है, Now next is the enzyme that catalyze synthesis of RNA on DNA template। वो एंजाइम जो DNA टेम्पलेट पर RNA फॉर्म करेगा वो क्या है? तो बच्चा DNA से RNA बनाना, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, RNA तो हमेशा RNA पॉलीमरेज ही बनाएगा ना, और यहाँ पर DNA से बोल रहे तो हम DNA डिपेंडेंट लिख सकते हैं। तो ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए आप DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज लिख सकते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं, इन्होंने दिया है सिर्फ RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, तो DNA पॉलीमरेज तो क्या करेगा? DNA से DNA ही बनाएगा। ठीक है, DNA पॉलीमरेज DNA से DNA ही बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RNA से DNA बनाएगा, रिवर्स करेगा सेंट्रल डोग्मा का। देन आपका नेक्स्ट आते हैं एंडोन्यूक्लियस, क्या करेंगे? एंडोन्यूक्लियस आपका न्यूक्लिक एसिड को इन बिटवीन कट करने का काम करेंगे। अब लास्ट रह गया आपका RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज का काम होता है RNA फॉर्म करना, और RNA किससे फॉर्म करेगा? ये आपका DNA से फॉर्म करेगा। सो यहाँ राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, दैट इज RNA पॉलीमरेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 question, a short stretch of DNA strand with 12 adenine 12 cytosine। यहाँ का एक DNA strand है जहाँ 12 adenine है, 12 एडेनिन है, तो बच्चा इतने ही यहाँ पर क्या रहेंगे? इतने ही यहाँ पर आपके थायमिन रहेंगे, तो 12 ही आपके T हो गए। देन 12 साइटोसिन दे रखा है, तो साइटोसिन बाइंड करते हैं ग्वानिन से, तो 12 ही क्या हो गए? ग्वानिन हो गए। और इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको बताने हैं डीएनए में, यानी कि डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, या डीएनए की कंप्लीट लेंथ आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 12 × 4 आप कर सकते हैं, 12 एडेनिन, 12 साइटोसिन, 12 थायमिन, 12 ग्वानिन। तो यहाँ पर जो टोटल आपका नाइट्रोजनस होगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड होंगे, वो कितने हो जाएंगे आपके? 48। सो द राइट ऑप्शन इज योर सी आंसर, दैट इज 48। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म्स आरएनए। वो प्रोसेस जिससे आपका डीएनए जो है वो आरएनए फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर ट्रांसक्रिप्शन। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ओके, now moving to the next question, which of the following enzyme joins and newly synthesized ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कौन सा एंजाइम आपका ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करेगा? तो बच्चा देखो, हेलिकेज तो हेलिक्स को ओपन करने का काम करेगा, प्राइमेज छोटा प्राइमर ऐड करने का काम करेगा, जो कि जर्नली हम आरएनए यूज़ करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की चेन को बढ़ाने का काम करेगा।
बचा क्या, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है लाइगेट करना, जोड़ना। तो यहाँ पर आपका डीएनए लाइगेज जो है वो आपका बाइंड करवाने का काम करेगा। सो द राइट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड दैट अकर बिटवीन। आपके दो स्ट्रैंड है डीएनए के, इनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सिंपल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका प्रेजेंट होते हैं बच्चा नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में। Now the next question, semi-conservative replication was experimentally shown by। semi-conservative replication जो है डीएनए का वो एक्सपेरिमेंटली किसने शो किया, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली शो करने वाले साइंटिस्ट है आपके मिसेल्सन एंड स्टेल। हर्शे एंड चेज ने आपका क्या किया था, इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, इन्होंने डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। ओके, टॉटम एंड बीडल ने क्या किया, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी। तो हर साइंटिस्ट के नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जेनेटिक्स में क्या रोल प्ले किया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 25, इन ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट with T2 bacteriophage the radioactive phosphorus was found in। यहाँ पर ब्लेंडर यानी कि मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ब्लेंडर मीन्स हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने फॉस्फोरस 32 और एक सल्फर आइसोटोपिक फॉर्म यूज़ किया था 35। तो यहाँ पर फॉस्फोरस आपका जो है वो एंटर किया था डीएनए में, और सल्फर आपका एंटर किया था कहाँ पर, प्रोटीन कोट बनाने में। तो इन्होंने यही बात की है कि यहाँ पर आपका ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो आपका डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चा। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर पर्सनल क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच।